और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर, पूरे देश की नजरें इस तरफ हैं कि आखिर बंगाल में क्या होने वाला है। बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली है? बीजेपी जीतने वाली है या ममता बनर्जी की वापसी होगी? लेकिन उससे पहले बंगाल में आज कयामत की रात है। आज का दिन बहुत बड़ा है, आज की रात बहुत बड़ी। उससे पहले देखिए जरा, बीजेपी प्रत्याशी महायज्ञ कर रहे हैं बंगाल में। बंगाल के जलपाईगुड़ी की तस्वीरें, पूजा पाठ हवन महायज्ञ हो रहा है। इस बीच गोलियां भी चल रही हैं दाएं दाएं। बीजेपी के नेता के घर पर गोली चल गई नतीजों से पहले। तस्वीरें पश्चिम बंगाल की बैरकपुर की देख रहे हैं आप। देख रहे हैं बाइक सवार उतरा है, बंदूक निकाली है और बीजेपी नेता के घर के बाहर 2 फायर किए। सोचिए आखिर इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है। बड़ी बात ये, और उसके बाद पुलिस भी एक्टिव मोड में है। ये देख रहे हैं 2 लोगों को पकड़ लिया गया है। आरोप है इन्होंने ही गोली चलाई। और ये शख्स कह रहा है मुझे फंसाया गया है और बीजेपी पर आरोप लगा रहा है, खुद को बेकसूर बता रहा है। दूसरी तरफ कल की तैयारी चल रही है। बीजेपी के कैंडिडेट मंदिर में आज दंडवत है, पूजा पाठ कर रहे हैं और जीत की प्रार्थना कर रहे हैं। विज्ञानरूपाय परमानंदरूपिणे बलवीशाय राधिकापते नमो नमः। जैसे एग्जाम में रिजल्ट से पहले ऊपर वाले को याद करते हैं, उसी तरह देखिए टीएमसी के कैंडिडेट भी पूजा पाठ हवन कर रहे हैं। और कल काउंटिंग शुरू होगी, उससे पहले देखिए जरा, अब ये बीजेपी की प्रत्याशी हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं। ये पश्चिमी मिदनापुर में आप देख रहे हैं बीजेपी कैंडिडेट, और ये मिदनापुर में बीजेपी कैंडिडेट देख रहे हैं। जो पहली कैंडिडेट थी वो पूर्णिमा आचार्य थी। ये आप देख रहे हैं पूर्णिमा आचार्य को। लेकिन एक वो भी सीट है, वो सीट भी है, कल वैसे नतीजे आने, लेकिन वो सीट भी जहां फिर से चुनाव होने। वो सीट कौन सी है? योगी के सिंघम को आपने देखा था, अजय पाल को। जिस सीट पर अजय पाल वार्निंग दे रहे थे, उसी सीट पर फिर से चुनाव होने। करने की कोशिश। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। आईपीएस अजय पाल को सुन रहे थे, वीडियो बहुत वायरल हुआ। जिस फालता सीट पर अजय पाल खड़े हैं, इसी सीट पर फिर से चुनाव होने और सारे बूथों पर चुनाव होने। यानी कल जो नतीजे आएंगे वो तो आएंगे। बंगाल अभी जंग का मैदान बन चुका है। लाखों सुरक्षा बलों ने चप्पे चप्पे पर कमान संभाल ली है। कल नतीजे आने वाले हैं। महज 10 घंटे का समय बचा है। नेताओं को आज की रात नींद नहीं आएगी। बंगाल में जीत और हार के डर के बीच एक और सीट सबसे बड़ी और हाई प्रोफाइल हो गई है। भवानीपुर में ममता शुभेंदु की लड़ाई के बीच अब फाल्ता की सीट पर सबकी नजरें हैं। जब एक बार फिर वोटिंग होगी,
आखिर क्या हुआ जो दोबारा वोट डालने की नौबत आनी पड़ी? क्या बंगाल के नतीजों में कल मैच टाई होगा और फाल्ता सीट ही जीत हार का फैसला करेगी? आइए मैं बताऊंगा कि काउंटिंग कब शुरू होगी, किस वक्त शुरू होगी, क्या तैयारियां। उससे पहले देखिए वोटिंग, बंगाल में फिर वोटिंग होनी है एक सीट पर। वो सीट हाई प्रोफाइल हो गई है ममता बनर्जी की सीट के बाद। वो सीट है फाल्ता सीट, जिस पर कल भी बवाल हुआ। और ये वो फाल्ता सीट जहां पहले दिन जब चुनाव हुआ तो इसी सीट पर लाठीचार्ज हुई थी, सुरक्षा बलों को लाठियां चलानी पड़ी थी। चुनाव आयोग को आखिर फिर से पोलिंग क्यों करानी पड़ रही? क्योंकि चुनाव आयोग टीम बनाकर एक रिपोर्ट तैयार करता है। ये वही फाल्ता है जहां बीजेपी के कैंडिडेट के नाम के आगे ईवीएम पर टेप लगा दिया गया था। ব্লক করা আছে তো তিন নম্বর ব্লক করা আছে তো দেখে যা 3 নম্বর ব্লক করা আছে কিনা ব্লক করা আছে কিনা দেখে যা ব্লক করা আছে তো ব্লক করা আছে তো আপনার কি নাম কি দেখি আইডেন্টি কার্ড দেখি। अब मैं आपको बताऊं, सोचिए जरा, पश्चिम बंगाल में बताया जा रहा है पहला चुनाव है जिसमें सबसे कम हिंसा हुई, तब इस सीट पर फिर से पोलिंग होनी है। चुनाव आयोग ने फाल्ता विधानसभा में दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आयोग के मुताबिक फाल्ता में अब 21 मई को दोबारा वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने फाल्ता विधानसभा में रीपोलिंग के आदेश दिए। इस सीट के सभी 285 पोलिंग बूथ पर वोटिंग होगी। इकलौती सीट पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जिसके नतीजे 24 मई को मतगणना के बाद घोषित होंगे। चुनाव आयोग ने यह फैसला फाल्ता में हुई हिंसा के बाद लिया है, क्योंकि बंगाल के दूसरे चरण में यहां 29 अप्रैल को वोटिंग हुई, लेकिन आरोप है कि यहां चुनावी नियमों का उल्लंघन हुआ। फाल्ता सीट पर चुनाव आयोग की रिपोर्ट में कई खुलासे हुए। ईवीएम में बीजेपी प्रत्याशी के बटन पर टेप चिपका दिया गया, इससे मतदाता अपनी पसंद का उम्मीदवार नहीं चुन पाते। कुछ बूथ पर ईवीएम के बटन पर परफ्यूम लगाने के मामले सामने आए। परफ्यूम क्यों? ताकि मतदाता जाकर जैसे ही बटन दबाएगा उंगली में सुगंध आएगी और उंगली से सुगंध के जरिए पहचान लेंगे तुमने वोट किसको दिया है। पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के मुताबिक कई बूथों पर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिली। कई मामलों में अफसरों की मौजूदगी या कार्रवाई का रिकॉर्ड नहीं मिला। दावा है कि कुछ जगह एक ही शख्स कई बार वोटिंग करने गया और एक साथ 2-2 लोगों के भी मतदान कक्ष में मौजूद रहने के आरोप है। दावा है कि पोलिंग एजेंट ने ही मतदाता की जगह वो पहुंचा और वोट किया। इतना ही नहीं, फाल्ता में कल लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। मतदान से रोके जाने के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे थे। तमाम गाड़ियों और आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने रीपोलिंग का फैसला किया है। अब देखिए जरा, फाल्ता है कहां पे जिस फाल्ता पर वोटिंग होनी है, क्योंकि या तो लोग भवानीपुर की बात कर रहे हैं या उस सीट की बात कर रहे हैं जहां से जहांगीर खान है। जहांगीर खान और अजय पाल आमने थे। ये नक्शा आप देख रहे हैं बंगाल का। अगर कोलकाता देखा है आपने तो कोलकाता में है दक्षिण 24 परगना, और दक्षिण 24 परगना में ही है फाल्ता सीट, जो लगभग 50 किलोमीटर दूर है कोलकाता से। यहां हम पहुंचे, हमने यहां के लोगों से बात की। दोबारा पोलिंग हो रही है, लोगों ने कहा डर था, खौफ था, बहुत परेशानियां आई। फाल्ता के लोग क्या सोचते हैं, क्या ऐसा था ग्राउंड पर वाकई या सब झूठ है? फाल्ता के लोगों की जुबानी सुनिए। धमकाना चमकाना फुटेज है। छोटा छोटा बच्चा लोग के बोला उसको काट के खाना बना के तुमको खिला, उसको मम्मी को बोला घर जला देंगे, अब लोग यहाँ से भाग जाओ 5 साल के लिए। ये सामने तोड़ा, ऊपर में तोड़ा, तोड़ के सब पैसा उठाया और बोला कुछ भी दूसरा पार्टी का नाम लेगा तो उसको मर्डर कर देगा। ये क्या तरीका है? जंगल राज चल रहा है क्या? हम लोग इधर फिर चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया, जो फैसला किया तो हमको बहुत अच्छा लगा। हम लोग तुम्हारे लिए इतने किया, उसके बाद भी तुम हिंदू लोगों को देख देख के मार रहा है, चुन चुन के मार रहा है। ये अच्छा नहीं हुआ था। दूसरा बार वोट होगा तो अच्छा होगा।
हम सब लोग मिल के एक साथ अच्छा दिल से वोट देगा। वोट नहीं देने दिया आपको? हाँ, नहीं तो दिया गया था तो आपको वोट नहीं देने नहीं दे रहा था। ये तो अलग मामला सामने आ रहा है कि वोट देने ये गए थे, इनको वोट नहीं देने दिया गया। जो यहाँ के लोकल थाना फॉल्टा के लोकल थाना ने आपको वोट नहीं देने दिया। बोल नहीं देगा, बोलते क्या बोला आपको? बोलता है भाग जाओ, भोजन नहीं देता, भाग जाओ। आप यहाँ के वोटर हैं? हाँ, हम तो वोटर है, तो यहाँ पर वोटर। यहाँ पे पार्टी जो है, यहाँ पे प्रधान है वो बोल रहा है कि जहांगीर खान का आदमी जो बोल रहा है कि यहाँ के लड़कियों को रेप करेंगे, मारेंगे, काटेंगे अगर तृणमूल को वोट नहीं दिया तो। 8 तारीख के बाद उसको काट देंगे। इस तरह के वर्ड यूज कर, वो वांटेड हो गया, उसको काट कर पीस कर देंगे। चकदर ने सबको घर में ढुक के मारा है। ठीक, इस बार के वोट में भी हुआ है? हाँ, अगला बार में भी वैसा ही हुआ है। कितने साल हो गए आप वोट नहीं डाल पाए? 15 साल हो गया। इस बार वोट डाल पाए हैं क्या? सब डर के मारे ढाला है। सुबह में हम दुकान में काम कर रहा था, ठीक है, वो आकर टीएमसी हमको मारा, ठीक है, हमको बोला 5 साल के लिए दुकान बंद करने के बोला। क्यों पता नहीं। रिपोल होना चाहिए क्योंकि मुस्लिम लोग बहुत बढ़ गया है। इधर का लड़के के ऊपर थ्रेट कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, ठीक है, इसलिए रिपोल होना जरूरी है। अब देखिए जरा, बड़ी बात यह है कि जिस सीट से चुनाव होने जा रहा है वो पूरे देश में सुर्खियों में। हर आदमी बात कर रहा है या तो भवानीपुर की या फाल्ता की। फाल्ता में देखिए जो जहांगीर खान कैंडिडेट हैं वो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के बहुत करीबी हैं। तस्वीरें आप देखेंगे अभिषेक बनर्जी के साथ। ये जो अभिषेक बनर्जी के साथ चल रहे हैं यही है जहांगीर खान। और जहांगीर खान की ताकत आप समझिए, जब अजय पाल वहां पहुंचे तो जहांगीर खुद रैली में कह रहे थे वो झुकेंगे नहीं, खेल तुमने शुरू किया, खत्म मैं करूंगा। আজকের ওরা অনেক খেলা দেখাচ্ছে, তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত। পুষ্পারাজ ঝুঁকেগা নেই, পুষ্পারাজ ঝুঁকেগা নেই। বিজেপি আমাকে অনেক ধমকানোর চেষ্টা করেছে, আমার সহকর্মীদেরকে অনেক ধমকানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু কিছুই করতে পারিনি। আজও আমি এই মঞ্চ থেকে কথা দিয়ে যাচ্ছি। अब देखिए जरा कौन है जहांगीर। जहांगीर खान टीएमसी के बाहुबली नेता माने जाते हैं, ममता और अभिषेक बनर्जी के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। दक्षिण 24 परगना जिले में जहांगीर खान का बहुत रसूख है, इसलिए उस क्षेत्र के फाल्ता से टीएमसी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया, क्योंकि इस इलाके में जहांगीर टीएमसी के कद्दावर चेहरों में शामिल हैं। जहांगीर 12वीं पास हैं और बिजनेस समाज सेवा को पेशा बताते हैं। चुनावी शपथ या पत्र के मुताबिक जहांगीर की कुल संपत्ति 2 करोड़ 10 लाख रुपए। उन्होंने अपनी सालाना कमाई करीब 8,80,000 बताई है। जहांगीर के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। पंचायत चुनाव से जहांगीर खान ने सियासी सफर शुरू किया और 2014 लोकसभा चुनाव के बाद टीएमसी में जहांगीर का कद बढ़ता चला गया। फिर टीएमसी ने जहांगीर को फाल्ता यूथ यूनिट का अध्यक्ष बनाया और जिला परिषद में जिम्मेदारी दी और कई सीटों का पर्यवेक्षक भी बनाया। अभिषेक से करीबी के चलते पार्टी में जहांगीर की ताकत बढ़ती गई है, इसलिए ममता ने जहांगीर को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी थी। वाई कैटेगरी की सुरक्षा अमूमन बड़े लोगों को मिलती है, बड़ी हस्तियों को, या फिर उनके ऊपर कोई असुरक्षा हो। हालांकि विरोध होने पर जहांगीर की सुरक्षा हटा ली गई थी, लेकिन चुनाव में जहांगीर और उनके सहयोगियों पर हिंसा का आरोप है। जहांगीर के सहयोगी इशराफिल पर वोटर्स को धमकाने का इल्जाम लगा है, तभी चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस ने कई केस दर्ज किए। इसलिए योगी के सिंघम आईपीएस अजय पाल जहांगीर के इलाके में पहुंचे थे। उस वक्त आईपीएस ने जहांगीर और उनके गुर्गों को खबर लेने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद सारा हंगामा हुआ और जहांगीर खुद सुर्खियों में आए। सुनिए अब इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं।
चाहे जो कर लो, लेकिन जब धुआं छटेगा तो वोटों की गिनती होगी, तो फातला की जनता ही अंतिम फैसला करेगी और फालता की जनता पहले से ही फैसला कर चुकी है। इसलिए तैयार होकर आओ और इससे भी बेहतर हारने के लिए तैयार हो जाओ। 24 परगना में बहुत जगह पे तृणमूल कांग्रेस ने अभी तक उस इलाके को, उन इलाकों को बांग्लादेश बना के छोड़ दिया और यहाँ पे ऐसे ही हिंसा का वातावरण है और ये लगता है कि टीएमसी कर रही है वो मुसलमान और हिंदुओं के बीच की लड़ाई। ये तब तक रहेगा जब तक टीएमसी यहाँ पे पावर में रहेगी। कल के बाद यानी 4 तारीख के बाद टीएमसी यहाँ पे पावर में नहीं रहेंगे, सारे गुंडे बदमाश सब बांग्लादेश भागेंगे। वो डायमंड हार्बर जो लोकसभा क्षेत्र है ना अभिषेक बनर्जी का, ये पूरा 7 के 7 असेंबली ऐसा ही है। उसी में कल रिपोलिंग हुआ, आज फिर दोबारा पूरा फलता विधानसभा का ही रिपोलिंग का आदेश दिया गया है। इसका कारण वहाँ 8 लाख वोट से जीतते हैं, देश में कहीं इतना नहीं वोट मिलता है। इसका कारण ये है कि ऑपोजिशन को वोटिंग करने नहीं दिया जाता है, तो उसका आज लोगों को मौका मिल रहा है, लोग खुश हैं। अजय पाल शर्मा भी वहीं, पूरा चुनाव आयोग भी वहीं, पूरे बख्तरबंद गाड़ियां भी वहीं, और उसके बाद भी चुनाव में बेईमानी प्रक्रिया में जो फेल्योरिटी हुई है उसके हिसाब से तो चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मतदान के दौरान अनियमितताएं हुई है और इसीलिए पूरे विधानसभा क्षेत्र के 285 मतदान केंद्रों पर ये पुनर्मतदान कराए जाएंगे। ये सही फैसला है। तृणमूल को ये समझना चाहिए कि इस फलता में साधारण पब्लिक निकल के रास्ता जाम किया है, मतलब द एंड ऑफ ममता बनर्जी एम्पायर। इतना भी अगर उसको समझ में नहीं आता है तो उससे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है। जिस फलता में तृणमूल का सूरज उगता और डूबता था ममता बनर्जी और उसका भतीजा का इंस्ट्रक्शन से, आज उसी फलता में लोग रास्ते पर निकल के और उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अब आपको बताऊं, फालता सीट की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अब ये लड़ाई नाक की बन गई है। फालता सीट पर जरा देखिए रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। फालता सीट पर कौन भारी है? टीएमसी को 2021 में 1,17,000 वोट मिले थे और बीजेपी को 76,000 वोट मिले थे, कांग्रेस को 7,452 वोट मिले थे, यानी 21 में टीएमसी जीती थी। 5 साल पहले और चलिए 2016 में 94,381 वोट टीएमसी को मिले थे, सीपीएम को 70,801 वोट मिले और बीजेपी को 15,763 वोट मिले, यानी टीएमसी 16 में भी जीती। 5 साल और पहले चलिए 2011 में टीएमसी को 86,966 वोट मिले, सीपीआईएम को 59,295 और बीजेपी को 5,389। यह सीट अगर आप देखिए 15 सालों से टीएमसी के पास है और उससे पहले भी टीएमसी की मजबूत पकड़ रही है इस सीट पर। अब आपको बताऊं कि जरा देखिए फालता में सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि अब वो बहुत सेंसिटिव जोन में भी है। ये आप फालता की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं और काउंटिंग के बाद तक तैनाती रहेगी। अब देखिए जो फालता सीट है ये आखिर टीएमसी का मजबूत गढ़ है कैसे। फालता सीट बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में आती है और दक्षिण 24 परगना क्षेत्र के हिसाब से बंगाल का सबसे बड़ा जिला है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहां 35% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है और 2026 में मुस्लिम आबादी करीब 38% तक हो सकती है। फालता एक ग्रामीण सीट है जहां 92% मतदाता गांव में रहते हैं। फालता सीट पर मुस्लिम आबादी निर्णायक मानी जाती है और जानकारी के मुताबिक यहां 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, जबकि अनुसूचित जाति के मतदाता करीब 26% है। यह पहले लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था जिसे कभी कांग्रेस चुनौती देती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह तृणमूल कांग्रेस का गढ़ बन गया है। 1951 से फालता ने सभी 17 विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया है। सीपीआई ने पहला चुनाव जीता था, फिर सीपीआईएम ने यह सीट 8 बार जीती है। कांग्रेस और टीएमसी ने 4 बार फालता में जीत हासिल की है। ममता की पार्टी ने 2001 में यहां पहली बार चुनाव जीता था। 2006 में फिर मामूली अंतर से सीपीआईएम ने यह सीट छीन ली, मगर 2011 से टीएमसी लगातार 3 बार से यह सीट जीत रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इसकी ताकत। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं सियासतदान।
पोल होगा तो आपको उम्मीद है कि आप जीतेंगे? अरे रिपोल होगा तो ये 1 लाख से ज्यादा वोट से जीतेंगे। ये लोग जमानत चला जाएगा। ये लोग तो वोट नहीं करने देता, ये सिलेटे मार देता था और ये आतोड़ लगा देता था, कैमरा घुमा देता था, ऐसे करके वोट करता था। 7 लाख 10 लाख वोट से जीतता था। बट अब वोट होगा। हमने देखा कि टीएमसी के जो उम्मीदवार है उनके करीबी इसराफिल चौकीदार लोगों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। ऐसे ही सभी चौकीदार और उसका जो टीम है और भी है, वहाँ साइदुल है, इस लोग ऐसे ही करता है, धमकाता है, डराता है, मारता है, पीटता है, उठा के ले जाता है। अब सवाल यह है कि सियासतदान 2 बातों पर हमलावर हैं। पहला ये कि कल नतीजे आने, दूसरा ये कि फाल्ता में फिर से वोटिंग होनी। देखिए, अमित मालवीय कह रहे हैं रीपोलिंग पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने टीएमसी पर तंज कसा है। मालवीय ने कहा अब डायमंड हार्बर मॉडल ढह है। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं अमित मालवीय के तंज पर डायमंड हार्बर सांसद ने जवाब दिया। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी को चुनौती दे डाली है। कहा बंगाल विरोधी गुजराती गैंग और उसके साथी ज्ञानेश कुमार को मेरे डायमंड हार्बर मॉडल को नुकसान पहुंचाने में 10 जन्म भी कम पड़ेंगे। केंद्र सरकार को चुनौती देता हूं कि अपने सबसे मजबूत नेता को भेजो, किसी गॉडफादर को भेजो और हिम्मत है तो फाल्ता से चुनाव लड़ो। समीक भट्टाचार्य अध्यक्ष बंगाल बीजेपी के, वो कह रहे हैं अभिषेक के चैलेंज पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक ने पलटवार किया। कहा ऐसी चुनौतियां अपने कार्यकर्ताओं को उकसाने के लिए दी जाती हैं ताकि वो कल समय पर मतगणना केंद्र पहुंचे और अंत तक वहीं बने रहें। अभिषेक बनर्जी के लोगों ने सालों तक हिंदुओं को वोटिंग से रोका है। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कहा इस बार जब वो डरा नहीं पाए तो बूथों के साथ छेड़छाड़ की। सौगत राय कह रहे हैं टीएमसी सांसद रीपोलिंग के फैसले पर सवाल उठाए हैं। साथ ही कहा सिर्फ इसी सीट को अलग कर फिर से चुनाव क्यों हो रहा है, फाल्ता पर चुनाव आयोग का यह फैसला ठीक नहीं है। सुकांत मजूमदार कह रहे हैं बीजेपी नेता इस बार फाल्ता में रिपोलिंग होगी, ना कोई धांधली, ना बूथ कब्जा, ना डराना धमकाना होगा। सुनिए जरा सियासतदानों। पैसा खर्च करने की कोई परवाह मत करो और भले ही अपनी पूरी ताकत लगा दो। अगर हिम्मत है तो खुद नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ आ जाओ। चाहे 50,000 केंद्रीय बल कर्मियों को तैनात कर दो। हर मतदान केंद्र पर बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी कर दो। अपने पास मौजूद हर सिंघम को बुला लो। अपने आईटी सेल को 2 सप्ताह तक लगातार गलत सूचना फैलाने में व्यस्त रखो। और हाँ, ज्ञानेश कुमार को फाल्ता बुलाओ और उन्हें अपनी मशीनरी के हर एक पुर्जे में अपने हाथों से तेल लगाने दो। पश्चिम बंगाल को स्वर्ण बंगला बनाने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। माहौल बन गया है कि लोगों को उम्मीद हो गई है, लोगों ने तय कर लिया है चलो मोदी के साथ, चलो बीजेपी के साथ। और इसी का प्रकटीकरण है कि बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ आए हैं, वोट डाला है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कमल खिल के रहेगा। चुनाव लड़ रहे हैं या जंग लड़ रहे हैं, खास करके दिल्ली से जो बड़े बड़े ओहदेदार लोग गए तो ये एहसास ही नहीं होता था कि ये एक विधानसभा चुनाव है। उम्मीद होगी कि नतीजे आए और ये जो इतने महीनों से जो चीजें चल रही थी उस पर विराम लगे। जो दमनकारी सरकारें हैं, वो राज्यों में हो, वो केंद्र में हो, उसके खिलाफ एक बहुत डिसाइसिव वर्डिक्ट आने वाला है, बहुत ही निर्णायक फैसला आने वाला है। और आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर कल की तैयारी क्या है। आखिर अलग अलग पार्टियों ने अपने स्तर पर तैयारी की है और काउंटिंग के लिए जो इलेक्शन ड्यूटी में लगी हुई टीम है, जिन्हें काउंटिंग करनी है, वो भी पहुंच गए। सबसे पहले देखिए भवानीपुर स्ट्रांग रूम की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। भवानीपुर में क्या तैयारी है। अब टीएमसी का दावा है कि नॉर्थ 24 परगना में वीवीपैट की पर्चियां मिली हैं। टीएमसी ने वीडियो जारी किया है। और जिस तरह के बंगाल में हालात होते हैं चुनाव के दौरान और वोटिंग के दौरान, उसके मद्देनजर देखिए कोलकाता के स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ी सुरक्षा है, सुरक्षा बलों की तैनाती है।
आइए आपको बताऊं कि काउंटिंग की क्या तैयारी है। तैयारी यह है कि 77 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती होगी। 128 सीटों पर वोटों की गिनती एक हॉल में होगी। 165 सीटों पर वोटों की गिनती के लिए 2 हॉल होंगे। 165 अतिरिक्त काउंटिंग ऑब्जर्वर की तैनाती की जाएगी। साथ ही 77 पुलिस ऑब्जर्वर तैनात किए जाएंगे। ठेके पर लिए गए कर्मचारियों का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों की करीब 700 कंपनियों की तैनाती की गई है और यानी राज्य में करीब 70,000 केंद्रीय जवान तैनात हैं। मतगणना केंद्रों पर 3 स्तरों में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पहले और दूसरे चरण में पहचान पत्र की मैनुअल जांच होगी, जबकि तीसरे चरण में QR कोड के जरिए पहचान जरूरी है। सीईओ के दफ्तर में हर वक्त कंट्रोल रूम ऑपरेशनल होगा। मतदान केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि काउंटिंग ड्यूटी की जानकारी लीक हो रही है। उन्होंने कहा कि कई अधिकारी अपनी ड्यूटी एसोसिएशन को शेयर कर रहे हैं और भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा हुआ है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा पार्टी झंडे वाली कार को बिना जांच स्ट्रांग रूम परिसर में एंट्री दी गई है। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी के नेता ने घर के बाहर फायरिंग का दावा किया गया। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अब कोलकाता के कमिश्नर और बंगाल सीईओ। देखो, हम लोग ने 2 दिन पहले मीटिंग कर ली है। चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, कैलकाटा पुलिस कमिश्नर, जितने पुलिस कमिश्नर हैं, जितने एसपी हैं, जितने डीएम हैं, आरओज हैं, स्टेट पुलिस ऑब्जर्वर है, हम सब ने मीटिंग कर ली है। सबको बोल दिया है कि आपको शांति मेंटेन करनी है। काउंटिंग से पहले, काउंटिंग के बाद, काउंटिंग के समय भी स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट रहने चाहिए। आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस अरेंज्ड है। पैरामिलिट्री फोर्सेस बोले गई है स्टेट पुलिस को। MHA ने बोला है और ECI ने बोला है कि 400-500 कंपनियां जो हैं वो इलेक्शन के बाद भी रहेंगी। हम लोग एकदम तत्पर हैं और हमने OCs को भी बोल दिया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी आपकी है अगर आपके एरिया में कोई आपका ऐसी घटना होती है। अब कल नतीजे आने, नतीजे से पहले देखिए जरा जोर आजमाइश भी हो रही है। टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंच गए स्ट्रांग रूम के बाहर और लगाने लगे कि क्यों दूसरी गाड़ी स्ट्रांग रूम में जा रही है। गाड़ी 8099 स्कॉर्पियो व्हाइट स्कॉर्पियो 8099 और इधर नतीजों से पहले सट्टा बाजार का मूड चेंज हो रहा है। एग्जिट पोल आए और अब देखिए एग्जिट पोल के बाद सट्टा बाजार ने बीजेपी की सीटें बढ़ा दी हैं। बीजेपी को 150 से 152, बहुमत के लिए चाहिए 148 और टीएमसी को 137 से 140। बंगाल के नतीजों से पहले फलोदी सट्टा बाजार ने फिर खलबली मचाई। सट्टा बाजार के ताजा आंकड़ों ने टीएमसी और बीजेपी दोनों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। पहले जहां टीएमसी की जीत का भाव मजबूत था, वहीं अब बीजेपी का भाव मजबूत हो गया। चुनाव की शुरुआत में सट्टा बाजार टीएमसी की जीत को लेकर आश्वस्त था। तब सट्टा बाजार में टीएमसी को 158 से 161 सीटों का अनुमान था, जबकि बीजेपी को 127 से 130 सीट का अनुमान लगाया गया था। लेकिन 29 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के बाद समीकरण बदल गए। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब बंगाल में बीजेपी की सरकार बना रहा है सट्टा बाजार। सट्टा बाजार अब बीजेपी को 150 से 152 सीटें दे रहा है, वहीं ममता बनर्जी को 137 से 140 सीटें दे रहा है। और सट्टा बाजार भवानीपुर सीट पर ममता की स्थिति को कमजोर बता रहा है। फलोदी सट्टा बाजार को राजस्थान के फलोदी शहर से जुड़ा हुआ है। यह एक अनौपचारिक और अवैध सट्टे का नेटवर्क माना जाता है। ये यहां चुनाव बजट से जुड़ी भविष्यवाणियों पर सट्टा लगाया जाता है। सट्टेबाज मीडिया रिपोर्ट्स, अखबारों, राजनीतिक रैलियों में भीड़ और अपने नेटवर्क से जुटाई जानकारी के आधार पर भाव तय करते हैं। सट्टा फोन कॉल, मैसेजिंग ऐप और कोडवर्ड के जरिए लगाया जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि आधिकारिक तौर पर भारत में सट्टेबाजी अवैध है। फलोदी सट्टा बाजार के दावों की कोई कानूनी वैधता भी नहीं है। सुनिए जरा बंगाल के लोग क्या कह रहे हैं। हम लोग सब एक परिवर्तन के तरफ है। परिवर्तन निश्चित है। इस बार
इस बार पलटाना दरकार, चाहे बीजेपी सरकार। इस बार बीजेपी सरकार आ रही है। एक के बाद एक काउंटिंग का रिजल्ट आने लगेगा। आपको पूरा बंगाल में गेरुआ तूफान दिखेगा। जो लहर और आंधी तूफान दिख रहा है, मौसम भी बदल चुका है, परिवर्तन भी होना है सभी के लिए, सनातनी भाई बहन सबके लिए। जो अन्याय हो रहा है दिन दिन के साथ, सभी के लिए जनता चाह रहा है इस बार बीजेपी। महिला लोग के ऊपर अत्याचार, नौकरी नहीं है, बहुत सारा कारण है, चोरी है, डकैती है, बहुत सारा कारण है। इसके लिए अभी सबको जनता चाह रहा है कि परिवर्तन हो, और इस बार परिवर्तन होगा। दीदी 100%। भाजपा का कोई नहीं, उनका संगठन कहाँ है? वोट में देगा कोई नहीं है मैदान में, अकेला तृणमूल के। इस बार तो हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी ही आए, इसीलिए हम लोग उनको ही सपोर्ट करें, और हम लोग दिल से चाहते हैं कि मोदी ही आए। पब्लिक का मुंड है और एक जीत पोल के रुझान से लग रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट बनेगा बंगाल में। बीजेपी गवर्नमेंट बनना बंगाल में बहुत जरूरी है। हम लोग तो चाहेंगे कि ममता बनर्जी का सरकार बने, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अच्छा से बिजनेस करने सक रहे हैं, अपना रोजी रोजगार ठीक चल रहा है। मनुष्य अंदर से चाहता है कि परिवर्तन हो, परिवर्तन मतलब हो चुका है। लग तो दीदी रही है, चाहिए दादा था। एक आदमी को 15 साल राज करने दिया है, तो अब नेक्स्ट हम भी देखें, समथिंग उनके भी कुछ विचार आने चाहिए, नए प्रोसेस आने चाहिए, इस कारण से परिवर्तन चाहिए। बीजेपी आएगा तो कुछ प्रोग्रेस लेके आ पाएगा, एंड होपफुली इस वेस्ट बंगाल को थोड़ा हम लोग मतलब लव कर पाए जैसा हम लोग करते हैं बेसिकली। क्या शहरों में ज्यादा लोग हैं बीजेपी का नाम लेने वाले? अब एक देखिए तस्वीर, उधर लोगों को उम्मीद है, इधर कैंडिडेट को उम्मीद है। ये दूसरे विधानसभा के कैंडिडेट हैं बीजेपी के। सिलीगुड़ी में आप देख रहे हैं बीजेपी कैंडिडेट, साउथ 24 परगना के बीजेपी कैंडिडेट चुनाव और नतीजों से पहले पूजा कर रहे हैं। अब देखिए तस्वीर कल लगभग 12-1 बजे तक साफ हो जाएगी। दोनों में जो भी जीते, जो जीतेगा उसके जीतने की वजह कुछ खास होगी, और क्यों होगी आपको बताऊं। अगर ममता बनर्जी चुनाव जीतती हैं तो उसके पीछे कई वजह होंगी, जिसमें उनका लक्ष्मी भंडार योजना, ममता को सीएम बनाए रखने में महिला वोटरों का बड़ा रोल होगा, क्योंकि बंगाल में करीब 3 करोड़ 76 लाख महिला मतदाता हैं, और ममता सरकार इनके लिए लक्ष्मी भंडार योजना चलाती है, जिसमें 25 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपए महीने मिलते हैं। और सोचिए, 500 रुपए पहले मिलते थे, फिर बढ़ाकर 1000 किया गया, फिर कुछ वक्त पहले 1500 कर दिया गया। 3 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं वोटर, 2.5 करोड़ महिलाओं को यह 1500 रुपए महीना मिलता है। तो महिला वोटर ममता बनर्जी के लिए बड़ी वोट बैंक है। बंगाली अस्मिता, टीएमसी ने चुनाव में बंगाली बनाम बिहारी की खूब चर्चा की है। ममता सरकार ने चुनाव को बंगाली अस्मिता से भी जोड़ा है, और आरोप लगाया कि बीजेपी सत्ता में आई तो लोग पाबंदियां लगा देंगे। जैसे आरोप लगाए कि बीजेपी राज्य में मछली चावल नहीं खा पाएंगे अगर बीजेपी राज्य में आई। मजबूत संगठन, टीएमसी का संगठन पूरे बंगाल में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बूथ लेवल पर समर्पित होकर काम करते हैं। खुद ममता की छवि भी साधारण मगर आक्रामक नेता की है। मुस्लिम वोटर, पश्चिम बंगाल में करीब 27% मुस्लिम मतदाता है। टीएमसी की तीनों बार जीत में मुस्लिम वोटर का बड़ा रोल रहा है। 294 में से 85 सीटों पर निर्णायक भूमिका होती है मुस्लिम वोट बैंक की। अगर इसके अलावा अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो उसके कई प्रमुख कारण होंगे, जिसमें पहला है सत्ता विरोधी लहर ममता के खिलाफ। टीएमसी की 15 साल से सरकार है और ममता तब से मुख्यमंत्री हैं। जाहिर है जनता में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन से नाराजगी, बहुत से आरोप लगे। टीएमसी ने 74 विधायकों के टिकट काटकर छवि सुधारने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी पूछ रही है ये सही थे तो हटाया क्यों, और गलत थे तो अब तक क्यों रखा। दूसरी बड़ी वजह बीजेपी की जीत की होगी बदलाव का मूड। कई लोग 15 साल की सरकार से ऊब गए और बदलाव चाहते हैं। बीजेपी डबल इंजन और सोनार बांग्ला के नारों से युवा वोटर को लुभा रही है। खासकर इंडस्ट्री लगाने की डिमांड है ताकि पलायन रुक सके। तीसरी वजह
एसआईआर प्रक्रिया। बंगाल में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या 7 करोड़ 66 लाख थी। चुनाव से पहले एसआईआर हुआ और 91 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए गए, यानी 11.8% की कमी के बाद मतदाताओं की संख्या 6 करोड़ 75 लाख हो गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है, क्योंकि 2021 चुनाव में 140 से ज्यादा सीटों पर जीत का अंतर 1000 से 5000 के बीच था, जबकि इस बार एसआईआर से कई सीटों पर 5000 से ज्यादा वोट कट गए। अगली वजह टारगेट पर ममता नहीं है। बीजेपी ने ममता पर सीधे वार नहीं किया, बंगाली अस्मिता बचाने के लिए स्थानीय नेताओं पर दांव लगाया है। ममता के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी को आगे रखकर चुनाव लड़ा है और चुनाव में माइक्रो मैनेजमेंट किया, दूसरे राज्यों के नेताओं को रणनीति बनाने में रखा है। यह वजह हो सकती है बीजेपी की जीत की। अब सुनिए जरा अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, ब्रजेश पाठक बंगाल के बाहर के नेता। ये जनता का चुनाव होने जा रहा है। दीदी थी, दीदी जीतेंगी, दीदी रहेंगी, और एक अकेली हैं, वो लड़ेंगी भी और जीतेंगी भी। पर भारतीय जनता पार्टी की जो झूठ की सोम पपड़ी है, सोम पपड़ी तो खाई होगी ना, एक झूठ परत के ऊपर दूसरी झूठ परत चढ़ा देते हैं वो। ये अखिलेश जी समाजवादी पार्टी की पीड़ा मैं समझता हूँ। सत्ता की भूख उन्हें सोने नहीं दे रही है। पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा, आप देखते रहिए कल, और कल मतगणना है, हम सब इंतजार कर रहे हैं, और पश्चिम बंगाल की जनता का बहुत बहुत आभार। कल कमल खिलेगा। कमल तो खिल चुका है। अब ये 4 तारीख जश्न का तैयारी हो रहे हैं। पूरा ये नहीं, एंटायर बंगाली डायस्पोरा जो पश्चिम बंगाल की बाहर है या भारत की बाहर है, वो लोग जश्न मना रहे हैं। और सिर्फ बंगाली नहीं, पश्चिम बंगाल का रहने वाले कोई हिंदी भाषी जो हिंदी में बात करते हैं, वो लोग भी खुश है। 5 घंटों का तो विषय है, और तो करीब 7-8 घंटे 10 घंटे बाकी है, अपेक्षा कर लीजिए। सुनामी मालूम है, सुनामी हम लोग देखे थे, अंडमान में आया था, साउथ ईस्ट एशिया में आया था, हम लोग सुने थे, टीवी का पर्दा में देखे थे। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का सुनामी आने जा रहा है, और सुनामी का सामने ममता बनर्जी आप खड़े रहो, या आपका भतीजा अभिषेक बनर्जी, या बड़ा बड़ा नेता सुनामी का सामने जैसे तिनका की तरह उड़ जाते हैं ना, आप लोग भी उड़ जाए। काउंटिंग कल होगा, जश्न आज ही है। हम लोगों के लिए एडवांस 4 तारीख आज है, और हम लोग इतना कॉन्फिडेंस में हैं कि बंगाल में दोबारा दूरबीन से टीएमसी का ना झंडा दिखेगा, ना कार्यकर्ता दिखेगा, ना गुंडा दिखेगा, ना वो नेता दिखेगा जो 15 साल में साइकिल चला चला के स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर पे घूमता था। दोहराइए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की। गर्मी का मौसम है, अगर आपके घर में एसी लगा है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। एसी ब्लास्ट और 9 लोगों की मौत हो गई है। दर्दनाक हादसा हुआ, और वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो आग का बड़ा गुबार उठता दिख रहा है, ये एसी ब्लास्ट के बाद है। भयानक और भीषण आग की लपटें उठती दिख रही है। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता ये एसी में धमाके के बाद ही आग लगी है। और इस आग के बाद देखिए जरा नजदीक से, मैं आपको बिल्डिंग की तस्वीरें दिखाऊं। ये देख रहे हैं आप, ये वो तस्वीरें हैं जब बिल्डिंग में आग लगी। फायर ब्रिगेड की मौके पर गाड़ियां पहुंची, आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और घर के अंदर मौजूद 9 लोगों की जानें चली गई हैं। ये तस्वीर है, तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। घरों का हाल आप देख रहे हैं, पूरी तरह से जलकर राख हो गए। 9 लोगों की जान चली गई है। मुझे नहीं पता ये घर पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। ये घटना देश की राजधानी दिल्ली में हुई है। अब जब आग लगी उसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और फिर एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग 9 लोगों की मौत हो चुकी थी क्योंकि वो अंदर घर में फंस चुके थे। ऊपर ले जाओ, कोने पे कोने पे कोने पे। और सोचिए परिवार वालों का क्या हाल होगा, क्योंकि सब रात को सो रहे थे जिस वक्त अचानक एसी में धमाका हुआ।
ये परिवार के लोग हैं, परिवार में मातम पसरा हुआ है। अब देखिए जरा कैसे हुआ यह हादसा, कैसे लगी आग। घर में लगा था एसी। रात 3 बजे जब लोग गहरी नींद में थे तभी विवेक विहार में आग लग गई। यह आग एसी ब्लास्ट की वजह से 4 मंजिला इमारत के दूसरे फ्लोर पर लगी और आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में इसने तीसरी मंजिल को भी चपेट में ले लिया, क्योंकि आग लगती है तो ऊपर की तरफ उठती है। इमारत के हर फ्लोर पर 4 BHK फ्लैट है और बीच में एक सीढ़ी बनी हुई है और इसी वजह से लोग फ्लोर पर फंस गए और झुलस कर उनकी मौत हो गई, क्योंकि आग बिल्डिंग के पिछले हिस्से में लगी थी और निकलने का रास्ता तक नहीं मिला। तीसरी मंजिल पर लोगों ने जान बचाने के लिए छत पर भागने की कोशिश की, लेकिन छत का दरवाजा बंद था, इसलिए वो सीढ़ियों पर फंस गए और वहीं खाक हो गए। इमारत की सीढ़ियों पर रेस्क्यू दल ने जली हुई हालत में 3 शव बरामद किए। इसके अलावा फ्लैट की बालकनी में भी लोहे का जाल था, इसलिए लोग रूम में ही कैद हो गए थे। फायर ब्रिगेड की टीम को बिस्तर पर 3 शव पड़े मिले, यानी साफ तौर पर इन लोगों को अपने बिस्तर से भागने तक का मौका नहीं मिला। जबकि दूसरी मंजिल पर रेस्क्यू करने वाली टीम को कुल 6 शव बरामद हुए। इनकी हालत इतनी खराब है कि पहचान करना तक मुश्किल है। प्रशासन का कहना है कि इनकी पहचान के लिए अब बाकायदा DNA टेस्ट करवाया जाएगा। रेस्क्यू टीम ने 15 लोगों को सुरक्षित निकाला है, जिसमें एक की हालत गंभीर है। शुरुआती जांच में एसी ब्लास्ट के पीछे की वजह शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि जांच के बाद हादसे के पीछे की असली वजह सामने आएगी। फिलहाल 4 घंटे की मशक्कत के बाद इमारत में लगी आग बुझा ली गई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पीड़ित का परिवार क्या कह रहा है। जब आग लगी हम लोग नीचे थे, नीचे से हमने फायर ब्रिगेड वाले आए तो उनसे हमने सीढ़ी लगा के उनको रेस्क्यू कराया। फिर उसके बाद जो वो वाली गाड़ी भी आई फायर ब्रिगेड की, जिसमें मतलब आदमी खड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद जो उससे रेस्क्यू कराए। आग की लपट इतनी बहुत तेज थी, जो पीछे वाले फ्लोर थे उसमें से आग वो लगभग सब कुछ जला चुके थे और वो आगे वाले जो फ्लोर थे उसमें भी आग लग गई थी। कितने 3:30 बजे के आसपास एकदम से कुछ आवाज़ भी आई और कुछ धुआं हुआ आया घर के अंदर। गेट मेन को खोल के देखा तो पूरा गेट आग से वो हुआ था, ख़राब हुआ था। आग नहीं थी पर ख़राब हो गया था और पूरे जीने पे पूरा धुआं था। हम बालकनी में भागे तो देखा कि नीचे वाले फ्लोर, जो सबसे नीचे वाले फ्लोर है, बाहर है। उन्होंने बताया कि इनके घर में, नवीन जी के घर से आग लग गई है। वहाँ से आग सेकंड से थर्ड से फोर्थ से होते हुए फिर वो बैक साइड थी, फिर हमारा घर फ्रंट साइड है। हमारे घर पे आ गई थोड़ी सी। हमारा घर थोड़ा सा शुरुआत में डैमेज हो गया कि जंगला वगैरह लगा हुआ था, जिसकी वजह से फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी सी दिक्कत आई, परंतु इन टोटल हमने 15 लोगों को करीब रेस्क्यू करा, जिसमें से एक को थोड़ी सी 30% के आसपास बर्न इंजरी हुई है और जो कि GTB हॉस्पिटल में एडमिट करे गए। अब आइए आपको बताऊं, अगर आपके घर में एसी लगा है तो सावधान रहने की जरूरत है और किन बातों का ख्याल रखना है। एक्सपर्ट्स के अनुसार एसी में आग लगने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इसमें सबसे आम वजह है शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग और खराब वायरिंग। लंबे समय तक लगातार एसी चलाने से इसके कंप्रेसर पर दबाव बढ़ता है, जिसकी वजह से स्पार्क होता है या फिर विस्फोट का खतरा पैदा हो सकता है। समय पर इसकी सर्विसिंग ना कराने, घटिया वायरिंग हो या और लोकल पार्ट से भी खतरा होता है एसी को। कई मामलों में बार बार वोल्टेज कम ज्यादा होना भी आग लगने की वजह हो सकता है। एसी में सबसे ज्यादा आग कंप्रेसर यूनिट में ही लगती है, क्योंकि यह लगातार काम करते हुए सबसे ज्यादा गर्म होता है। एसी को लगातार 6 से 8 घंटे से ज्यादा चलाने से बचना चाहिए। अगर ज्यादा समय तक चला रहे हो तो बीच में 15 मिनट से 30 मिनट तक का उसे ब्रेक दें तो बेहतर है। और अगर बाहर का तापमान बहुत ज्यादा है तो एसी को 24 से 26 डिग्री पर ही चलाएं। बहुत कम तापमान पर चलाने से होता क्या है, मशीन है और इस पर ज्यादा दबाव पड़ता है। साथ ही 15 दिन में एसी साफ करते रहें। हवा का बहाव रुकने से एसी ओवरहीट भी हो सकता है। अगर जलने जैसी गंध या चिंगारी या सामान्य आवाज आए तो तुरंत एसी को बंद कर दें।
गर्मियों की शुरुआत से पहले ही सर्विस कराना सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। सुनिए जरा, अब इस हादसे के बाद सियासत भी हो रही है, सियासतदानों को सुनिए। ये करूंगा कि ये कोई सरकारी बिल्डिंग तो थी नहीं, प्राइवेट बिल्डिंग थी, लेकिन वो ठीक है। अब मैंने कहा कि एसी में अगर स्पार्किंग हुई है, अब क्या कारण है उसका तो जांच के बाद होगा, लेकिन अगर जिनको घर बैठ के राजनीति करनी है वो करते हैं। फायर ब्रिगेड के जो स्टाफ है उनके पास ठीक से फायर शूट नहीं है, सूज नहीं है, तो क्या है इतनी बड़ी त्रासदी को जो कंट्रोल कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सरकार बड़ी बड़ी बात करने के बजाय इस सबसे लेसन ले और आगे इस तरह की घटनाएं ना हो और उसको रोका जा सके, उस पर काम है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत दिलचस्प खबर है। यूपी में योगी मॉडल अलग अलग राज्यों में आपने लागू होता देखा होगा, लेकिन दूसरे देश में भी योगी मॉडल अगर लागू हो जाए, नेपाल में यही हो रहा है। नेपाल में बाबा मॉडल लागू हो रहा है। आपको याद होगा नेपाल में जब प्रदर्शन हो रहे थे तो इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। लोगों के हाथ में योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीरें थी, पोस्टर थे, यानी योगी की फैन फॉलोइंग नेपाल में है। और योगी का जो मॉडल है, जो लगभग ज्यादातर राज्यों ने लागू किया और फिर फॉलो भी किया इस तरह से, चाहे वो बुलडोजर मॉडल ही क्यों ना हो। अब यही बुलडोजर मॉडल पहुंच गया है काठमांडू में, नेपाल पहुंच गया है। बालेन शाह नए पीएम बने हैं, मेयर भी रहे हैं। और देखिए जरा, नेपाल में बुलडोजर चल रहा है। ये यूपी की तस्वीर नहीं है, ये नेपाल की तस्वीर है। नेपाल की 2 मंजिला इमारत है, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। अब एक और तस्वीर दिखाऊं, 2 मंजिला के बाद 4 मंजिला देखिए जरा। 4 मंजिल की इमारत थी, 4 फ्लोर थे और उस पर पोक्लेन मशीन चल रही है। दो मंजिल, 4 मंजिल देख ली, अब देखिए 8 मंजिल। 8 मंजिल की इमारत भी तोड़ दी बालेन शाह के बुलडोजर ने। अब देखिए जरा, आखिर योगी वाला मॉडल अलग अलग राज्यों में क्यों इतना प्रसिद्ध भी हो गया है, उनकी पसंद भी हो गया है, क्या वजह है? नेपाल के पीएम बालेन शाह योगी आदित्यनाथ की राह पर चल रहे हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अब तक 2000 से ज्यादा अवैध इमारतों पर बुलडोजर चल चुका है। दावा है कि सभी घर नदी के तट और सरकारी जमीन पर बने थे। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कई जगह विरोध की खबरें भी सामने आई। ऐसे में प्रदर्शन के दौरान बवाल ना हो, इसकी भी व्यवस्था की गई थी। एक्शन के वक्त 1300 पुलिसकर्मी और 600 सशस्त्र बल के जवान तैनात थे। अब तक काठमांडू की 10 से ज्यादा बस्तियों पर एक्शन हो चुका है और आने वाले वक्त में बाकी जगह पर भी पीला पंजा चल सकता है। दरअसल बालेन शाह ने सत्ता संभालते ही ऐलान कर दिया था कि नेपाल के अंदर अतिक्रमणकारियों पर एक्शन लिया जाएगा और कब्जे की जमीन का इस्तेमाल जरूरतमंदों के लिए होगा। दरअसल नेपाल में बालेन शाह को बाबा बुलडोजर भी कहा जाता है, क्योंकि साल 2022 में जब वो काठमांडू के मेयर बने थे, तब उन्होंने शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया और लगातार अवैध दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चलवाया था। हालांकि बालेन के बुलडोजर एक्शन का विरोध भी हो रहा है। विपक्ष बालेन सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि लोगों को सामान हटाने का मौका भी नहीं मिल रहा है। वहीं सरकार का दावा यह है कि सभी लोगों के लिए व्यवस्था की गई है, विस्थापित परिवारों को अस्थायी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है, उनका यह कहना है। सुनिए जरा, पहले बालेन शाह क्या कुछ कहा करते थे, सुनिए। आपके घर का प्लान और नक्शा क्लियर होना चाहिए। आप नगर निगम की बात कर रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपके घर का प्लान सही है? यहाँ इतना नोटिस देने का क्या मतलब है? क्या आपने मुझे 35 दिन के अंदर खाली करने का नोटिस नहीं दिया था? वो सब छोड़ो, ये बताओ कि क्या आपके घर का प्लान साफ है? मैंने इसे खाली कर दिया है। बस फिर आपके घर का प्लान सही किया जा रहा है। तो बालेन शाह पीएम बनने के बाद जितनी अवैध कब्जे उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक विरोध भी हो रहा है, जैसा विरोध
देश में भी जिन राज्यों में बुलडोजर चलता है वहां विपक्ष विरोध भी करता है। एक और तस्वीर बालेन शाह की, लोगों के साथ लोगों के बीच पहुंचे हैं नेपाल के पीएम। तो योगी स्टाइल में एक एक्शन नहीं कर रहे हैं, योगी स्टाइल में दूसरा एक्शन भी कर रहे हैं। बालेन शाह ने जब से नेपाल के प्रधानमंत्री का पद संभाला है तब से ही वो अतिक्रमणकारियों, भ्रष्टाचारियों पर एक्शन ले रहे हैं और इसी वजह से इंटरनेट पर लोग उनकी तुलना सीएम योगी से कर रहे हैं। हाल ही में बालेन शाह ने 1500 से ज्यादा सरकारी नियुक्तियां रद्द कर दी। मतलब जो लोग राजनीतिक सिफारिश से नौकरी कर रहे थे उन पर एक्शन हो गया। बालेन शाह ने उन लोगों की नियुक्तियां रद्द करने का ऑर्डर दे दिया और इसके लिए नेपाल सरकार ने 110 कानूनों में संशोधन किया है और नेपाली राष्ट्रपति पौडेल ने अध्यादेश को मंजूरी भी दे दी। सत्ता में आते ही बालेन शाह ने जैसे ही पहली कैबिनेट मीटिंग ली उसके 24 घंटे के अंदर ही नेपाल पुलिस फौरन एक्शन में आ गई। एक दिन के बाद ही पूर्व नेपाली पीएम केपी ओली गिरफ्तार कर लिए गए। जेनजी आंदोलन में हिंसा भड़काने के आरोप में गृह मंत्री पकड़ लिए गए। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व ऊर्जा मंत्री गिरफ्तार हो गए। साथ ही सिर्फ यही नहीं, जमीनी स्तर पर भी पुलिस एक्शन तेज हो गया है। बिना परमिशन वाली अस्थायी दुकानों, फेरी वालों पर कार्रवाई हुई है। फुटपाथ से अस्थायी दुकानें हटाकर लोगों के लिए खाली कराया जा रहा है। साथ ही युवाओं और जेनजी के हक में भी कई फैसले लिए गए। स्कूलों में सख्ती से 10% स्कॉलरशिप लागू करने का आदेश जारी किया गया है। बालेन शाह का दावा है कि उनकी सरकार सिस्टम को पारदर्शी बना रही है। तो अब योगी मॉडल पर नेपाल भी चल रहा है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं, एक और नए सीएम बने हैं, वो भी योगी मॉडल पर चल रहे हैं। सम्राट चौधरी। बिहार, ये बदला बदला बिहार है। सम्राट चौधरी दरअसल दिल्ली में थे, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे, वो तस्वीर है। उसके बाद सम्राट चौधरी और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री को गुलदस्ता भेंट किया और माना जा रहा है कि इस मुलाकात के पीछे मंत्रिमंडल विस्तार है। दूसरी तरफ बिहार देखिए जरा, बिहार में आज नीतीश के सुपुत्र निशांत यात्रा पर निकल रहे थे। और उसके बाद देखिए निशांत यात्रा के लिए निकले, बाकायदा गाजे बाजे के साथ यात्रा शुरू की गई। निशांत की यात्रा में एक और तस्वीर नजर आई, बुलडोजर की तस्वीर। जेडीयू का कार्यक्रम और उस पे बुलडोजर। अब सवाल यह है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, मंत्रिमंडल की शक्ल सूरत बदलने वाली है। क्या फॉर्मूला होगा नई कैबिनेट का? बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली दौरे पर, दिल्ली में उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की और माना जा रहा है उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की है। सूत्रों की माने तो बीजेपी कोटे से 16 मंत्री बनाए जाने की तैयारी है। 13 पुराने चेहरे बने रह सकते हैं, 3 नए चेहरों को मौका मिल सकता है। जेडीयू से भी बड़े बदलाव के आसार कम है, 2-3 नए चेहरे हो सकते हैं। एनडीए के दूसरे घटक दलों में भी लगभग नाम तय माने जा रहे हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। खबर है कि दोनों नेताओं के बीच मंत्रिमंडल के फॉर्मूले पर चर्चा हुई। बिहार में बंगाल के नतीजों के बाद 6 मई को कैबिनेट विस्तार हो सकता है। नीतीश के इस्तीफे के बाद सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम ने शपथ ली। सम्राट चौधरी का शपथ ग्रहण समारोह बेहद सादगी से हुआ था और अब भव्य कार्यक्रम की तैयारी है। बीजेपी के बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर सियासतदान। मुख्यमंत्री बनने के बाद अब मंत्रिमंडल गठन होने के पहले सबसे कुछ न कुछ अपनी राय ले रहे हैं, चाहे बोल करके स्पष्ट चाहे अस्पष्ट, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है।
और निर्णय बहुत अच्छा होगा। सिर्फ यही जरूर कहा कि सब लोगों को, सभी समाज के लोगों को, सब क्षेत्र के लोगों को सामंजस्य बैठा करके निर्णय लीजिएगा तो अच्छा होगा। मंत्रिपरिषद का विस्तार तो होना ही है, और जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल्ली जाना है तो दिल्ली की यात्रा तो लगी रहती है विभिन्न कामों से, राज्य के विकास के लिए, राज्य के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भारत सरकार के पास रखने के लिए। कैबिनेट का विस्तार तो होगा ही ना, मात्र 3 मंत्रिपरिषद में लोग हैं तो स्वाभाविक तौर पर कैबिनेट का विस्तार होना है, हो जाएगा। सम्राट चौधरी एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार में लगे, दूसरी तरफ एक्शन पहले से शुरू कर दिया है। पिछले दिनों कई एनकाउंटर हुए, मैंने आपको दिखाया था, फिर एक एनकाउंटर हो गया बिहार में। ताबड़तोड़ एनकाउंटर की तस्वीरें आ रही। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सिवान में पहले गोलियां चली थी, उस वक्त की तस्वीर है जब एक इंसान, एक शख्स की हत्या कर दी गई। और उसके बाद देखिए सोनू यादव का एनकाउंटर कर दिया गया। ये सोनू यादव की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो बिहार के सीएम सम्राट चौधरी को कुर्सी संभाले सिर्फ 18 दिन हुए। 18 दिनों में 5 एनकाउंटर हो गए हैं, 2 बदमाशों को ढेर कर दिया गया। आज सीवान में 25,000 के इनामी सोनू यादव का एनकाउंटर हो गया। वो 4 दिनों पहले हुए बीजेपी नेता के भांजे की हत्या का आरोपी था। सोनू यादव पर अलग अलग थाने में 10 आपराधिक मामले दर्ज थे। 30 अप्रैल को इसी केस में छोटू यादव एनकाउंटर में घायल हुआ था। इससे पहले पुलिस ने भागलपुर में एक अपराधी को मार गिराया था और उस अपराधी का नाम रामधनी यादव था। उस पर 28 से ज्यादा मामले थे। कहते हैं उसका खौफ इस कदर था कि पीड़ित शिकायत नहीं करते थे। 21 अप्रैल की रात पटना पुलिस ने दिलीप नाम के आरोपी को घेरा था। दिलीप पटना के ज्वेलरी शॉप में 20 लाख की लूट में आरोपी था। 26 अप्रैल को नवादा में 50,000 का आरोपी मिंटू यादव का हाफ एनकाउंटर हुआ और मिंटू यादव पर कई मामले दर्ज हैं। उस पर 50,000 का इनाम था। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान इस पर क्या कह रहे हैं। अपराधी अपराध करते हैं और जिस घिनौने अपराध की चर्चा बीजेपी साहब ने किया था, 5 साल की लड़की, 10 साल की लड़की या माइनर लड़की के साथ अपराध, उसको माला पहनाने की जरूरत नहीं है, माला चढ़ाइए, कोई जरूरी नहीं है, लाने का कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ट्रायल मत करें। बिल्कुल मैं कहूंगा अपराधियों पर एनकाउंटर होनी चाहिए। अगर अपराध नहीं उसके सिवा नहीं कंट्रोल होता तो एनकाउंटर होना चाहिए। जो भागते हैं अपराधी, हत्या करते समय भागते हैं, खुद गोली चला देते हैं पुलिस पर, क्या नहीं एनकाउंटर होना चाहिए बताइए। जो करेगा उस पर काउंटर होगा, सरकार जो गलती करेगा वो मारल जाएगी। सरकार ऐसी कार्रवाई कर रही है, ठीक कर रही है। हाँ एकदम सही। अच्छा दादा, आम आदमी के तंग कैले चले, कुछ चोर छिन रहा, जो भी हो रहा सही हो रहा। अरे ना मुख्यमंत्री जी, माला चढ़ाइए तो अपराधी का माला ही चढ़ेगा। अपराधी को माला नहीं पहनाया जाएगा, अपराधी पर माला चढ़ेगा। अपराधी अपराध करने की सोचे भी नहीं और किसी हालत में भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। कानून को हाथ में लेता है तो कानून को हाथ में लेने वाले व्यक्ति को किसी भी कीमत पर पहले भी बख्शा नहीं गया है, अब भी बख्शा नहीं जाएगा। उनको हर हालत में कानून के हिसाब से काम करना। चुनौती अगर आप दीजिएगा तो कानून के तहत अधिकार प्राप्त आत्मरक्षा का उसका प्रयोग किया गया है। हम कानूनी इनकाउंटर में भरोसा करते हैं कि जेल में तिल तिल करके मरे, लेकिन अगर हमारे पुलिस बल पर, संस्थाओं पर कोई हमला करेगा तो करारा जवाब मिले। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताता हूं कैसे एक रीलबाज ऐसी जगह फंस गया कि हेलीकॉप्टर तक बुलाना पड़ गया। रील कैसा है, 60 फीट पर फंसे रीलबाज। तस्वीर देखिए जरा, ये हेलीकॉप्टर देख रहे हैं आप, ये हेलीकॉप्टर बुलाया गया, रीलबाज पानी की टंकी पर फंसा है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एयरफोर्स ने 2 बच्चों का रेस्क्यू किया। एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर से इन्हें एयरलिफ्ट किया गया। ये बच्चे खराब मौसम के बीच 16 घंटे से टंकी पर फंसे थे। एयरलिफ्ट किए जाने के बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया।
बताया जा रहा है कि 5 बच्चे रील बनाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़े। सब ने प्लान बनाया और पानी की टंकी पर चढ़ गए। सीढ़ियों से चढ़ते वक्त तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उतरते वक्त टंकी की सीढ़ी टूट गई और 3 बच्चे नीचे गिर गए। इनमें एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं 2 की हालत गंभीर है। इस हादसे की सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन टंकी के आसपास दलदल होने से रेस्क्यू में काफी दिक्कतें आई। दलदल की वजह से परेशानी बढ़ गई, क्रेन भी टंकी तक नहीं पहुंच पाई। आखिर में 2 बच्चों को बचाने के लिए एयरफोर्स की मदद ली गई और एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर पहुंचा और बाकी के 2 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। सुनिए जरा डीएम क्या कुछ कह रहे हैं और परिवार क्या कह रहा है। सवेरे 1 बजे समय 5 बच्चे चढ़े और 3 बच्चे गिर गए, घायल हो गए और 2 बच्चे फंस गए थे सवेरे 5:30 18 घंटे के बाद। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को, जिनके कोऑर्डिनेशन से आज हमको एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर उपलब्ध हुई गोरखपुर से और लगभग सुबह 5:30 बजे दोनों बच्चों को रेस्क्यू किया गया है और दोनों बच्चे स्वस्थ है और बहुत जल्द ही फिर से वापस अपने घर में पहुंच जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।